हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज चल रहा है उसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे थॉमसन का मॉडल को। थॉमसन के मॉडल को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स आए थे, कुछ लिमिटेशंस आए थे, उन्हें भी हम लोग ने देख लिया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो देखिएगा, इस मॉडल में रदरफोर्ड ने एक्चुअली क्या बताया। सबसे पहले तो ये बेसिक आइडिया कि रदरफोर्ड को आइडिया कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो थे एक साइंटिस्ट थे लेनर्ड, उन्होंने एक सजेशन दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने 1903 में बोला कि एटम जो होता है ना, एटम का ऑलमोस्ट अधिकतर पार्ट जो होता है, ऑलमोस्ट पार्ट जो होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है। एटम का जो ऑलमोस्ट अधिकतर पार्ट जो है वो एम्प्टी स्पेस होता है। साथ में उन्होंने और एक बात बताई, उन्होंने साथ में ये कहा एटम जो है वो क्या होता है, मेनली वो बना होता है इलेक्ट्रॉन से एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। तो ये तो उन्होंने कहा कि एक तो एटम जो होता है वो एम्प्टी स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। तो लैंडलॉर्ड के इस सजेशन के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। अब देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। तो देखते हैं उसका मॉडल क्या था। रदरफोर्ड का इंट्रोडक्शन क्या था, उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया, सबसे पहले देख लेते हैं रदरफोर्ड के मॉडल का क्या इंट्रोडक्शन है। तो 1906 उन्होंने क्या है, स्टार्ट्स अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया इन 1906। उन्होंने क्यों किया था, ताकि वो थॉमसन मॉडल के बारे में जान सकें। थॉमसन मॉडल का जो मॉडल था उसके बारे में और अधिक जान सकें, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स आ गए थे उसको पूरा कर सकें। और साथ में उन्होंने लैंडलॉर्ड का जो सजेशन था उसको चेक करने के लिए भी इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट जो था वो कब से कब तक चला, ये एक्सपेरिमेंट जो था वो 1906 टू 1911 तक चला। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, फोर्ड गिब्स मॉडल, हिज मॉडल known as रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब देखते हैं इसके बाद जो है रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया 1911 में, जिसको बोला जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसमें देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में जो किया, रदरफोर्ड along with Hans Geiger and Ernst Madsen। रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड with Hans Geiger and Ernst Madsen performed a series of experiment from 1906 to 1911 of scattering of अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये जो दोनों नाम है हैंस गीगर एंड आइंस्टाइन मॉडसन, ये दोनों रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। उन्होंने रदरफोर्ड के साथ मिलकर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ चीज़ों को पता किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो देखते हैं आगे उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड हैव टेकन a very thin foil of gold and bombarded with alpha particles। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बहुत ही पतला सा फॉइल लिया गोल्ड का, और उन्होंने इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया।
ठीक है। अब देखिएगा जो थिकनेस थी, थिकनेस ऑफ गोल्ड स्पॉइल इज अबाउट 1000 नैनोमीटर। जो थिकनेस थी, जो मोटाई थी उस गोल्ड फॉइल की, वो मात्र 1000 नैनोमीटर थी। अब उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, देखते हैं। और देखिए साथ में उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया और पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया, जिसके कारण जो भी इफेक्ट पड़ रहा था वो फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई दे रहा था। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे उन्होंने क्या किया। उसने एक्चुअली इस टाइप का एक सेटअप बनाया, देखिएगा। उन्होंने यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखा, यहाँ पर इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल का क्या किया, बॉम्बार्डमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया। और इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये जहाँ भी गए, इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे एक इफेक्ट छोड़ा। उन इफेक्ट के थ्रू, उन इफेक्ट को पढ़कर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। अब देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले ये तो पाया गया, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को यूज किया था, अल्फा पार्टिकल यूज किया था ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल मेनली क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसका मास जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट होता है हमारा प्लस, मास जो होता है वो +4 होता है, यानी कि हीलियम के बराबर होता है। अब देखिएगा ये जो हीलियम होता है, एक्चुअली इसमें होता क्या है, मेनली जो होता है ना, कुछ इस तरह का एक एटम है, मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा पीछे फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल उस पर आता है, ये जो अल्फा पार्टिकल उस पर आते हैं, तो इसके सेंटर पे एक मास रहता है। अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल हुआ वो बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गया। क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए चले गए, बट कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ कुछ तो ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके अकॉर्डिंग, इस आधार पर रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया उसे हम लोग देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल goes undeflected। अधिकतर जो था अल्फा पार्टिकल वो विदाउट डिफ्लेक्शन के चले गया। सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, ऑलमोस्ट जितना भी पार्टिकल थे 0.1% जो थे ना वो डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ कुछ एंड वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री। कुछ जो थे जैसे कि अबाउट 8000, 1 in 8000, मतलब 1000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि पूरा पूरा 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो देखते हैं। अगला जो है हमारा वो रदरफोर्ड का कंक्लूजन था कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या क्या बताया। तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गिव्स हिज मॉडल, या फिर एटॉमिक मॉडल। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, अनडिफ्लेक्टेड हो गया था, अनडिफ्लेक्टेड चले गया था, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मतलब अधिकतर जो था वो खाली था, एटम जो था वो खाली था। अगला देखिएगा आगे उन्होंने क्या बताया,
कुछ कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। इसका मतलब ये है कि सम अल्फा पार्टिकल्स deflected. It means some positively charged particles present in एटम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब है कि कुछ उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस जो है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं या फिर डिफ्लेक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। और ये क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ये डिफ्लेक्ट हुए मतलब क्या, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी ये डिफ्लेक्ट हुए। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते एटम के अंदर कुछ, तो वो उसी से अट्रैक्ट हो जाते और वहीं पे चिपक जाते। बट ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ, वो थोड़ा सा रिपेल किया, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि एटम के अंदर क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिएगा, और रदरफोर्ड ने एक बात बताई कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड into 180 degree. It means a heavy mass is present. अब देखिए यहाँ पे ये बोलने का क्या मतलब है कि एक हैवी मास है। देखिए 180 डिग्री पे कोई भी चीज़ ऐसे ही रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। एक तो इसका चार्ज सेम होना चाहिए, जैसे कि इसका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल भी प्लस है। ये देखिए यहाँ पर ये जब रिफ्लेक्ट बैक हुआ, इसका मतलब ये निकाला गया कि इसके मास के पास यहाँ जो मास है, यहाँ पर जो भी मास है उसका टोटल मास जो है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसका जो टोटल मास है, उस पार्टिकल टोटल मास जो है ना, वो अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम के मास से अधिक है। इसके कारण ये 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ। दिस हैवी मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस हैवी मास को ही न्यूक्लियस कहा गया। इस हैवी मास का नाम रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस, जिसके कारण द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोज टू रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने 1920 में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया था। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है, चलिए बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या किसने किया था, थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवरी अभी हम लोग जानते हैं, नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। और हम लोग बात कर लेते हैं जो न्यूट्रॉन है उसका जो डिस्कवरी था वो जेम्स चैडविक ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जेम्स चैडविक जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और जो रदरफोर्ड थे वो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने, उनके स्टूडेंट ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, और जिन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया उनके स्टूडेंट ने चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। तो ये तो बात हुई एक फन फैक्ट की। हम लोग आगे बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल में। तो रदरफोर्ड मॉडल में ये तो बात होगी। रदरफोर्ड ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताया कि इन एन एटम सेंटर पे क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसका उन्होंने नाम दे दिया था प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स in circular
पाथ, सर्कुलर पाथ में वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। इसलिए इस मॉडल को दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर सिस्टम मॉडल, इसलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है। ये तो हो गई रदरफोर्ड के मॉडल की बात। बट दोस्तों ये मॉडल भी करेक्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भी दूसरा ही मॉडल था, इसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। साइंटिस्ट लोग कुछ मानने को तो तैयार इतना जल्दी होते नहीं है, कुछ साइंटिस्ट ने इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये मॉडल सही नहीं है। तो चलिए अब उसके शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं। शॉर्टकमिंग्स में सबसे पहला शॉर्टकमिंग्स जो है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो थे वो मैक्सवेल ने उठाया था। मैक्सवेल का नाम हम लोग ने जानते हैं। मैक्सवेल जो थे उन्होंने EWM EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी किया था, उनके बारे में बताया था। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के इस मॉडल पर कहा, क्या कहा, शॉर्टकमिंग्स है ये देखिएगा, कि जब कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज के चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज मूवमेंट करता है तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर ये एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ये क्या करना चाहिए, ये एनर्जी इमिट करना चाहिए। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मस्ट बी लूजेज इट्स एनर्जी। ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज कर देगा, लूजेज इज एनर्जी, ये अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा। अब देखिएगा दोस्तों, और मैक्सवेल ने आगे क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस, अब मैक्सवेल ने बोला कि अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते 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 एट अ सडन टाइम वो न्यूक्लियस में जाके एंटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके एंटर हो जाएगा और यहीं पर जम जाएगा। तो यहाँ इस बात के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था, रदरफोर्ड ने इस बारे में कोई बात नहीं बताया था कि ऐसा अगर होता है या नहीं होता, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, इस बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाते। तो रदरफोर्ड मॉडल का एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग्स है, ठीक है, जिसको आगे बोयर ने दूर किया। इसको हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन the existence of any third particle present in the atom। रदरफोर्ड ने भी किसी तीसरे एलिमेंट के, किसी तीसरे पार्टिकल के बारे में बात नहीं किया, जिसका नाम मतलब हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग था। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, रदरफोर्ड डज नॉट गिव्स द स्टेबिलिटी Rutherford does not explain the stability of the atom। तो ये तीन शॉर्टकमिंग्स थे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। आई होप कि ये रदरफोर्ड का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और ये वीडियो में मैंने जो भी बात कही आपको समझ में आया हो। मैंने इसमें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात की, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात की, रदरफोर्ड ने किस तरह अपना कंक्लूजन दिया था, अपना मॉडल दिया था, और लास्ट में हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो थ्योरी था उससे क्या रिलेटेड शॉर्टकमिंग्स रह गया था, ये भी बात हम लोगों ने की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं इसी तरह के और एक वीडियो में।